तो बीते विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए वो कई पार्टियों के लिए खतरे की घंटी बजा गए, जिसमें इंडियन नेशनल लोकदल भी है। 2018 तक इंडियन नेशनल लोकदल लोकप्रिय था, दमदार क्षेत्रीय दल था, लेकिन जब बंटवारा हुआ, दो धड़े में ये पार्टी बढ़ गई, उसके बाद से लगातार ग्राफ गिरता गया। खबर रिपोर्ट के जरिए समझिए, फिर एक पैनल जुड़ेगा, उससे चर्चा करेंगे। सियासत संभावनाओं के साथ साथ आशंकाओं का भी खेल है। ये सब कुछ प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2024 के चुनावी नतीजों से सामने आया है। चुनावी नतीजों के एक साथ कई साइड इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं। कभी नेताओं की नर्सरी रहे इंडियन नेशनल लोकदल का सत्ता का वनवास 20 साल के लिए लंबा खिंचता नजर आ रहा है, तो कांग्रेस का वनवास 15 साल तक खिंचता दिख रहा है। इनेलो का संकट तो इसलिए भी बड़ा है कि पार्टी के लिए इलेक्शन सिंबल ही खतरे में पड़ गया है, क्योंकि इनेलो लगातार चुनाव और सीटें हार रही है और बीजेपी की तो मानो एक साथ कई दिवाली सामने हैं। धन्यवाद देता हूं आदरणीय मनोहर लाल जी का कि उनके नेतृत्व के अंदर आज हरियाणा को बड़ा लाभ उसका मिलेगा। मैं आज काफी कई प्रोजेक्टों के ऊपर आज उसको लेकर के सार्थक चर्चा हुई है। यही क्यों 4.5 साल तक गठबंधन में सरकार चलाने वाली जजपा तो जीरो पर आ गई है। खुद कमांडर की ही जमानत जब्त हो गई। विधानसभा में जजपा की आवाज इस बार खामोश नजर आएगी। एक साइड इफेक्ट ये भी कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस के बड़े चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीतिक पकड़ और पहचान पर चोट पड़ी है। यानी बीजेपी की बल्ले बल्ले ऐसी कि शायद इनने भी नहीं सोचा होगा। यही तो है राजनीति के रंग ढंग और जलवे कि बुधवार को दिल्ली में बड़े नेताओं से मुलाकात करने वाले कई नवनिर्वाचित मंत्री चंडीगढ़ में बृहस्पतिवार को होने वाली जरूरी बैठक के लिए ट्रेन से या बाय एयर चंडीगढ़ पहुंचने की तैयारी में थे। यानी कहीं गम कहीं खुशियां अपार। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजे आए तो कई पार्टियों के लिए खतरे की घंटी बज गई, जिसमें कांग्रेस जो सत्ता में वापसी का दावा कर रही थी, दम भर रही थी, उसकी सीटें कम हो गई। तो उसके अगवा रहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके कामकाज को लेकर, उनकी मौजूदगी को लेकर सवाल उठने लगे। इंडियन नेशनल लोकदल काफी महत्वपूर्ण दल, हरियाणा में क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर सबसे बड़ा दल, और उसके सिंबल पर आज सवाल उठने लग गया। जेजेपी 2018 के बाद अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरी और अच्छा प्रदर्शन किया। 2019 में जब सरकार बनी, बीजेपी की गठबंधन की सरकार में भागीदारी मिली और उप मुख्यमंत्री का पद भी मिला। लेकिन जब 24 का चुनाव हुआ तो खाता खोलना भी मुश्किल हो गया। जमानत जब्त हो गई कप्तान साहब की, यानी कि जो लीड कर रहे थे वही खतरे में दिखाई दिए। ऐसे में इसको लेकर अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ एक पैनल जुड़ रहा है, उससे आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ देवेंद्र कथुरिया जुड़ रहे हैं एसोसिएट एडिटर पानीपत से, डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिसार से, एसोसिएट एडिटर हैं। देवेंद्र, चर्चा की शुरुआत आपसे हम कर रहे हैं। सवाल कई हैं कांग्रेस को लेकर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर हो सकते हैं, लेकिन जब चर्चा हुई विधानसभा चुनाव के दौरान भी दो दलों को लेकर खूब चर्चा हुई, जिसमें इंडियन नेशनल लोकदल और उसी से बनी पार्टी जेजेपी। विधानसभा चुनाव में आप ये कहें जनता ने कलई खोलकर रख दी, राष्ट्रीय पार्टियों की लोकप्रियता चढ़ गई और क्षेत्रीय पार्टियां फर्श पर आती दिखाई दी। देखिए पंकज, ये चुनाव जो थे विधानसभा वो हरियाणा के थे। हरियाणा में दरअसल इंडियन नेशनल लोकदल मजबूत पार्टी रही है और कभी एक वक्त था आज से 15 साल पहले जहां के चौधरी देवीलाल जब जिंदा थे, उससे पहले इनेलो को नेताओं की नर्सरी कहा जाता। नर्सरी जैसे बच्चे नर्सरी में पढ़ते हैं, उनकी बुनियाद आधार मजबूत होता है, वो आगे चलकर बड़े होते हैं, ग्रो अप होते हैं, तरक्की करते हैं। तो इंडियन नेशनल लोकदल को एक वक्त नेताओं की नर्सरी कहा जाता था। इंडियन नेशनल लोकदल से निकले नेता कांग्रेस में गए, बीजेपी में गए, बड़े बड़े ओहदों पर गए। खुद चौधरी देवीलाल यहीं से निकलकर उप प्रधानमंत्री के पद पर, हालांकि वो प्रधानमंत्री भी बन सकते थे, लेकिन शायद कॉन्फिडेंस और शिक्षा का थोड़ा अभाव था। उनका फैसला था कि वीपी सिंह को बनाओ, तो खुद उप प्रधानमंत्री बने थे। मतलब यही हरियाणा की राजनीति से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर चौधरी देवीलाल छाए थे, फिर ओम प्रकाश चौटाला। मतलब ये इनका जो संगठन है बहुत मजबूत रहा है अतीत में। मतलब यहां से नेता तैयार होते थे और जैसे जैसे समय बदला
इनेलो और जजपा दो अलग अलग पार्टियां बन गई। ओम प्रकाश चौटाला, अजय चौटाला जेल चले गए। 2005 तक विधानसभा में सरकार रही थी। 1996 से 99 में बंसीलाल की सरकार बनी थी शराबबंदी के मुद्दे पर कि हरियाणा में शराबबंदी होगी। वो नुस्खा, वो वायदा चल गया और देखते देखते चौधरी बंसीलाल की सरकार बीजेपी के गठबंधन के साथ बनी थी। लेकिन 99 में वो सरकार गिरी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बने। फिर उन्होंने 2000 में 5 साल के लिए दोबारा चुनाव कराए, तो 2005 तक वो मुख्यमंत्री बने। उसके बाद कांग्रेस का टाइम आया और अब बीजेपी चल रही है। तो इनेलो बहुत सशक्त पार्टी थी। इनके नेताओं के बारे में कहा जाता है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब राजनीति में थे वो अक्सर कहते थे कि इनेलो की जो हमारी सेना है वो कभी बैरकों में नहीं, वो हमेशा युद्ध के मैदान में रहती है। मतलब बहुत ज्यादा मजबूत थे। संगठन के तौर पर भी काम करवाने के, आंदोलन की बात हो, सरकार चलानी हो, बहुत मतलब धमक के साथ उन्होंने सत्ता में भी रहे और विपक्ष में भी रहे। लेकिन अब वक्त का असर था कि इनेलो टूट गई, जजपा बनी। जजपा 4.5 साल तक रही बीजेपी के साथ 2019 से 24 तक। लेकिन अब देखिए जजपा की स्थिति, तो इनेलो तो फिर भी अभय चौटाला एकमात्र विधायक थे, लेकिन वो हार गए, बड़े नेता हार गए, लेकिन उसके बदले 2 इनेलो के जीते हैं। लेकिन जजपा के जो कमांडर थे, सितारा थे जो अपनी पार्टी के, दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम 4-4.5 साल तक रहे हैं, लेकिन वो खुद चुनाव हार कर जमानत जब्त हो गई। तो आज स्थिति यह है कि नई विधानसभा में हम देखेंगे या तो बीजेपी के विधायक होंगे या कांग्रेस के या कुछ निर्दलीय है, लेकिन इनेलो के 2 होंगे। जेजेपी का एक भी आवाज उठाने वाला, हाजिरी लगाने वाला नहीं होगा। यह भी एक सियासत की स्थिति है। तो कुल मिलाकर राष्ट्रीय जो दल हैं बीजेपी और कांग्रेस, 2019 में भी जब से मोदी जी आए हैं, वो इनके बड़े नेता कहते भी रहे हैं कि आप राष्ट्रीय पार्टी को वोट दो, भले हमें मत दो, सामने वाले को दो, लेकिन क्षेत्रीय पार्टी आपका भला नहीं कर सकती। वो परिवारवाद पर आधारित पार्टी है, वंशवाद को आगे बढ़ाती है, जैसा मोदी जी कहते भी हैं। लेकिन अब समय बदला है और मेरे को लगता है कांग्रेस और बीजेपी दोनों बड़ी पार्टियां, चाहे देश की बात हो चाहे हरियाणा की बात हो, चुनाव इन्हीं के इर्द गिर्द केंद्रित हो गया और इनेलो जजपा की स्थिति बहुत खराब है। और इसी के साथ कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता हरियाणा के, जिनकी अगुवाई में चुनाव लड़ गया, भूपेंद्र हुड्डा का, इस हार के बाद मेरे को लगता है उनका भी कद, उनकी भी ताकत घटती हुई नजर आएगी। जी महेश, आपके पास आ रहे हैं। हरियाणा के फलक पर सवाल है, लेकिन जब क्षेत्रीय पार्टी को हम देखते हैं, अब उत्तर प्रदेश जाइए, आप बिहार जाइए और उसके बाद अब हरियाणा आइए, तो नुकसान ही नुकसान दिखाई देता है। एक दौर था जब क्षेत्रीय पार्टियों का दमखम था, मुख्यमंत्री तक रहे, सरकारें चली, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय पार्टियां ही लोकप्रिय पार्टियों के तौर पर जनता के बीच में हैं। ऐसा क्यों? देखिए, हरियाणा प्रदेश का जिक्र अगर करें तो यहाँ पर जो जाट बहुल 2 राजनीतिक दल थे, और 2 से भी ज्यादा मैं एक ही मानता हूं, इंडियन नेशनल लोकदल, उसकी नई पैकिंग, वही वोटर था, वही सपोर्टर था, उन्हीं के लीडर्स थे, उन्हीं का संगठन था, और उसे एक नया नाम दिया गया था जननायक जनता पार्टी, जिसे संभावनाओं के साथ जो है सत्ता में हिस्सेदारी हासिल हुई थी। और अब जो है परिस्थिति है वो ग्राउंड जीरो पर अभी एक तरीके से साफ। इंडियन नेशनल लोकदल को भी काफी नुकसान झेलना पड़ा। इसके अलावा जिक्र अगर जननायक जनता पार्टी का किया जाए तो जननायक जनता पार्टी पूरी तरह हाशिए पर चले गई और उचाना विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के कमांडर ही करीब 7,500 वोटों पर सिमटते हुए नजर आए। डेप्यूटी सीएम के पद पर वो रहे और सबसे महत्वपूर्ण महकमे उनके पास रहे, लेकिन बावजूद इसके गठबंधन के टूटने के साथ ही जो सरकार की एंटी इनकम्बेंसी थी, भारतीय जनता पार्टी को तो उसका कोई नुकसान नहीं झेलना पड़ा, लेकिन सीधे सीधे तबाही यहां पर झेलनी पड़ी दुष्यंत चौटाला को, क्योंकि दुष्यंत चौटाला का वोटर भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार नहीं चलाना चाहता था, लेकिन दुष्यंत चौटाला अपने फायदों को समझते हुए यहां सरकार के साथ चलने का काम कर रहे थे। अब आपके मुद्दे पर आते हैं। यहां पर जाट के डीएनए वाली जो राजनीतिक दल थे, इंडियन नेशनल लोकदल, जिसे बाद में जेजेपी एक नई पैकिंग का नाम भी दिया गया। इसके अलावा गैर जाट अगर राजनीतिक बड़े रजिस्टर्ड नाम काफी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन बड़े वजूद वाले राजनीतिक दलों का जिक्र करें तो यहां पर एक विनोद शर्मा ने पार्टी अपनी बनाई थी, जो कह सकते हैं कि वो खात्मे की तरफ चली गई। उसके बाद गोपाल कांडा ने गैर जाट पार्टी बनाने की कोशिश की थी, वो अपनी पार्टी के अकेले विधायक रहे। इसके बाद इससे पीछे थोड़ा जाने की कोशिश करें तो यहां पर जो कुलदीप बिश्नोई की पार्टी थी, वो यहां पर अपना वजूद साबित करती हुई नजर आई थी और कुलदीप बिश्नोई की पार्टी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में हरियाणा में बीजेपी को खड़ा करती हुई भी नजर आई थी। लेकिन यहां पर साफ तौर से गैर जाट, उसके बाद राजकुमार सैनी की पार्टी भी सामने आई थी और राजकुमार सैनी की लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी भी कुछ खास नहीं कर
पाई और कह सकते हैं कि पार्टी का वजूद ना के बराबर देखने को मिला। तो गैर जाट जो राजनीतिक दल थे, जो गैर जाट वोटर्स के बेस के साथ खड़े हुए थे, उनका तो वजूद ना के बराबर हुआ और खुद ब खुद वो राजनीतिक दल एक तरीके से खत्म होते हुए नजर आए। और जाट की जहां तक बात है, तो अगर बीते 10 सालों का जिक्र करें तो यहां पर जाट वोटर्स को अपने लिए संभावनाएं जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी के साथ नजर आ रही थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा में। हालांकि यह भी एक बड़ा सच है कि काफी सारे जाट बहुल इलाकों में भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतकर सामने आए हैं, लेकिन ये एक मोटे तौर पर माना जा रहा था कि जो जाट वोटर का जो झुकाव है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी की तरफ है। तो कह सकते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल और जेजेपी को छोड़कर जाट वोटर जो है वो कांग्रेस पार्टी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ जा चुका था और गैर जाट कोई राजनीतिक दल ऐसा बड़े वजूद वाला था नहीं जिसकी वजह से इसका सीधा फायदा या तो कांग्रेस को मिला और या तो भारतीय जनता पार्टी को मिला। और यहां पर एक जिक्र अभी ये भी चला था कि जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग ये भी कहा करते, बड़े शीर्ष नेता ये कहा करते कि क्षेत्रीय दलों का वजूद नहीं है, अब राष्ट्रीय पार्टियों को ही आप वोट दीजिए, हमें नहीं दे रहे तो कम से कम सामने वाली यानी कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए। लेकिन अब परिस्थितियां 2024 के विधानसभा चुनाव का जिक्र करें तो पूरी तरह बदली हुई नजर आ रही थी। अब क्षेत्रीय दलों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने तरीके से इस्तेमाल किया। मैन टू मैन मार्किंग यहां पर एक एक विधानसभा क्षेत्र में एक एक जीता उम्मीदवार की कर दी गई, जिससे या तो भारतीय जनता पार्टी का अपना उम्मीदवार जो है कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को हराने का काम करे, अगर अपना उम्मीदवार नहीं हरा सकता है तो फिर उन्हीं की यानी कांग्रेस पार्टी के जो संभावित उम्मीदवार हैं उन्हें किस तरीके से निर्दलीय खड़ा किया जा सकता है जिससे एंटी बीजेपी वोटों का बंटवारा हो या कांग्रेस विचारधारा के वोटों का बंटवारा किया जा सके। और यही वजह है कि यहां पर मैन टू मैन मार्किंग की वजह से कांग्रेस पार्टी के जिताऊ उम्मीदवार भी हारते हुए नजर आए, क्योंकि निर्दलीय कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार खड़े कर दिए गए थे जो कि 20-20 हजार 22-22 हजार वोट ले गए। और यहां उचाना विधानसभा क्षेत्र का जिक्र करें तो यहां पर कांग्रेस पार्टी के ब्रजेंद्र सिंह महज 32 वोटों से हार का सामना उन्हें करना पड़ा, जबकि वीरेंद्र घोगड़िया जो कांग्रेस पार्टी से ही निकलकर टिकट नहीं मिलने की वजह से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, इसके अलावा एक शंडील भी थे, तो यहां 22-22 हजार वोट वो अपने ले रहे थे और 32 वोटों से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हार रहे थे। मैन टू मैन मार्किंग यहां पर बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हुई। गैर जाट क्षेत्रीय दल थे नहीं और जाट वोटर का भरोसा इंडियन नेशनल लोकदल और जेजेपी से खत्म हो चुका था। तो नतीजा ये या तो वोट कांग्रेस को गया या तो वोट बीजेपी को गया। जी देवेंद्र, जाट की बात हो रही है, जाट वोट बैंक की बात हो रही है, जाट सियासत की बात हो रही है, जाट चेहरों की भी बात होनी चाहिए। एक दौर जब जाट चेहरे हरियाणा के जनता को पसंद थे और उन्हीं के इर्द गिर्द सियासत घूमती थी, ऐसा देखने को मिलता था। लेकिन आज 3 जाट चेहरों का जिक्र करें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस से, इनेलो साहब आएंगे तो अभय चौटाला, अगर दुष्यंत चौटाला का जिक्र करें, युवा नेता हैं, उनसे काफी उम्मीदें की जा रही थी। इन 3 नेताओं के बारे में जानना चाहेंगे किस तरीके से इनकी सियासत चल रही है। इस बार तो इनेलो वाले अपने चुनाव हार गए। देखिए पंकज, हर चीज का एक वक्त होता है। ओम प्रकाश चौटाला बड़े नेता थे, जेल जाने से पहले जब ये एपिसोड हुआ उनके बेटे अजय चौटाला भी जेल गए, लेकिन जो जाट नेता थे, ओम प्रकाश चौटाला रहे, भूपेंद्र हुड्डा वे, रणदीप सुरजेवाला को भी श्रेणी में होना था, किरण चौधरी थे, तो ये जो जाट नेता थे इनकी एक लीडरशिप थी, एक अपने अपने क्षेत्रों में मजबूत थे। लेकिन ये 2024 का जो चुनाव है, आपको गिनती करके मैं बता दूं, जाट लीडरशिप का खतरा हो गया है। दरअसल क्योंकि इनेलो कमजोर हो गई और जजपा को किसान आंदोलन की वजह से ग्रामीणों ने, किसानों ने नकार दिया, तो ले देकर भूपेंद्र हुड्डा बड़ा चेहरा थे, जो 2 बार सीएम बने हरियाणा के और 4 बार सांसद भी रहे, बड़े नेता हैं। दिल्ली के हाई कमान तक, बड़े बड़े दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री, भूपेंद्र हुड्डा ये भी कहते थे जब मैं मुख्यमंत्री था तो गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी होते थे, हमारी बात होती थी। तो मतलब उनका उस स्तर बताते हैं कि नरेंद्र मोदी भी कभी मुख्यमंत्री थे जैसे मैं कभी था, या उससे पहले बड़े स्तर के नेता थे। लेकिन अब देखिए ओपी धनखड़ अपना दूसरा चुनाव हार के, जो किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अभी राष्ट्रीय सचिव में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, दूसरा चुनाव ओपी धनखड़ हार गए। कैप्टन अभिमन्यु अपना दूसरा चुनाव हार गए। जेपी दलाल हार गए। अभय चौटाला जो जैसे कैसे पार्टी को चला रहे थे, ओम प्रकाश चौटाला की उम्र अब इतनी नहीं कि वो पार्टी चला सके, वो खाली एक मार्गदर्शक की भूमिका में है जी। अभय चौटाला चुनाव हार गए, दुष्यंत चौटाला की जमानत जब्त हो गई है, रंजीत चौटाला हार गए। जो बड़े बड़े नेता थे अपने अपने क्षेत्रों में, कुछ जिलों में जिनका प्रभाव था, या स्टेट लेवल पर भी,
चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह चुनाव हार गए, तो जो जाट लीडरशिप का मेरे को लगता है संकट हो गया। अब जाट किसकी तरफ देखे? भूपेंद्र हुड्डा थे ले देकर, लेकिन इस हार में और उनके खिलाफ जो मोर्चा खोला है एंटी ग्रुप ने, उनका भी कद और प्रभाव मेरे को लगता है अब घटेगा, क्योंकि हाईकमान भी अब सोचेगा। अब ये भी आवाज उठने लगी है कि भूपेंद्र हुड्डा को बतौर सीएलपी लीडर बदला जाए, कोई नया कांग्रेस में नयापन आना चाहिए। संगठन आज तक नहीं बना, 10 साल हो गए। बिना संगठन के कोई पार्टी 10 साल बाद चुनाव में उतरी और हश रही है, गुटबाजी वाली समस्या है। अब हार का ठीकरा भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा पर फोड़ा जा रहा है। तो मेरे को लगता है अब जाट लीडरशिप का भी संकट है। अब आगे चल के प्रति, और बीजेपी दूसरी तरफ इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। और जिस तरीके से नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए हैं, उन्होंने कभी सोचा नहीं था। मैं बताता हूं, बीजेपी के नेताओं से बात हुई, उनके चेहरे पर भी थोड़ा निराशा थी। देखिए, मैं अक्सर कहता था इस प्रोग्राम में, डिबेट में, कि हम बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, इस बात को हम वो पूरी मजबूती से नहीं कहते कि बीजेपी सरकार नहीं बनाएगी, इसको हम खारिज नहीं कर सकते। लेकिन ये जरूर हम कहते थे कि बीजेपी के खिलाफ थोड़ा सा माहौल था, समीकरण जो थे, जिस तरीके से कांग्रेस की हवा थी बाहर से, कांग्रेस आ रही है। लेकिन पिछले चुनाव से पहले कुछ दिनों की जो समीकरण थे या जो हालात थे, बीजेपी संगठन ने, बड़े बड़े नेताओं ने पिछले कुछ ही दिन पहले मतदान से सारा कुछ उलट पुलट करके रख दिया और बीजेपी की छिपी हुई आंधी सामने आई, जिसमें कांग्रेस की हवाई हो गई। तो अब संगठन के तौर पर बीजेपी ने बहुत मजबूती से कदम उठाए, उस पर काम किया और अंदर खाते। एक और जानकारी दो पंकज आपको, मेरे को पता लगा है, सुमन सैनी जो पत्नी है नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री की, सुमन सैनी ने कुछ ओबीसी के नेताओं को लेकर सम्मेलन किए अलग अलग जिलों में, अलग अलग सीटों पर जहां सीटें फंसी हुई थी, वो चीजें अब सामने आ रही है। अंदर खाते सम्मेलन किए गए, उनको वास्ता दिया गया, उनकी जिम्मेदारी, जो सम्मेलन में आए उनको आगे 10-10, 20-20, 50 लोगों की जिम्मेदारी दी गई कि आप पार्टी की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाओ। मतलब चेन बनाई गई, कड़ी दर कड़ी। तो अंदर खाते सारी स्थिति बदल गई, जिसका नतीजा ये है कि कांग्रेस जीती हुई बाजी हार गई और बीजेपी हारी हुई बाजी जीत गई। जी महेश, जाट के इर्द गिर्द अब तक ये सवाल और जवाब का सिलसिला घुमा है, क्योंकि जाटों का दबदबा रहा है और उसी सियासत को हम लोगों ने देखा है। हम ये कह सकते हैं कि 2014 के बाद सिनेरियो पूरी तरीके से बदल गया, क्योंकि एक अलग तरह की राजनीति बीजेपी करती दिखाई दी, जिसमें जाट बनाम गैर जाट की राजनीति, मुख्यमंत्री का चेहरा देना हो या फिर कुछ और करना हो, ये बीजेपी ने मन बनाया और ये रणनीति बनाई कि बगैर जाट के भी सरकार बन सकती है और उस पर काम करना शुरू किया। उसके बाद ज़्यादा क्षेत्रीय दल खतरे में पड़े। देखिए, अगर आप 2024 के विधानसभा चुनाव से तमाम परिस्थितियों को समझने की अगर कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने यकीनन काफी कोशिशें की चुनाव को जीतने की, और यहाँ पर जो वोटर्स का मन जो अपनी तरफ झुकाने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और खासकर नायब सिंह सैनी के परफॉर्मेंस को बेहतरीन परफॉर्मेंस मैं कहूंगा। लेकिन यहाँ जो बदली परिस्थितियों में आपको जो चुनाव परिणाम आप देख पा रहे हैं, दरअसल मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अपने परफॉर्मेंस से भी ज्यादा अगर ये भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला है तो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गलतियों की वजह से मिला है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक के बाद एक इतनी बड़ी बड़ी गलतियां की, जिससे जो चुनाव का दशा और दिशा है, जो कह सकते हैं कि डायरेक्शन है, पूरी तरह यू टर्न लेता हुआ नजर आया। और सबसे बड़ा जो अहम जो पूरा वृतांत रहा वो 2 सीटों का रहा, नारनौंद विधानसभा सीट और इसके अलावा उकलाना विधानसभा सीट, जिसके बाद कुमारी शैलजा खामोश हो गई थी और पूरे चुनाव प्रचार से गायब हो गई थी। उसके बाद एससी वोटर्स यहां पर एक तरीके से कांग्रेस पार्टी से अलग थलग होते हुए नजर आए और वो सेपरेशन साफ दिख रहा था कि यहां पर अब एससी वोटर जो है कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं चलना चाहता, जो कि लोकसभा चुनाव में गारंटी के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा था, और जिसकी बदौलत 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ने हासिल की। ये सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने गैर जाट की राजनीति को बढ़ावा दिया, जिसका फायदा भी मिला। और गैर जाट की राजनीति को बढ़ावा मैं इसलिए भी मान रहा हूं कि यहां पर नायब सिंह सैनी का चेहरा पहले से यहां पर स्पष्ट कर दिया गया अमित शाह की तरफ से कि ओबीसी चेहरा हम दे रहे हैं, शरीफ आदमी है और इसकी शराफत
शराफत आपके काम आएगी। दरअसल शराफत का जिक्र यहां पर क्यों चल रहा है कि मनोहर लाल खट्टर दरअसल यहां कनेक्टिविटी को लेकर परेशानी की स्थिति थी। यहां अगर कोई भी मनोहर लाल खट्टर के साथ सेल्फी खिंचवाने की कोशिश करता तो सुरक्षाकर्मी ऐसा धक्का दिया करते कि जो है उनके लिए चोट लगने की जो स्थिति है वो पैदा हो जाती थी, कोई भी सेल्फी अगर लेने की कोशिश करे। लेकिन अगर नायब सिंह सैनी के कबीर कुटिया में जाकर रात को 2 बजे भी अगर कोई भी आम साधारण शख्स भी अगर नायब सिंह सैनी के करीब पहुंचकर सेल्फी लेने की कोशिश करे, अगर वो सेल्फी नहीं ले पाए तो नायब सिंह सैनी खुद उसका मोबाइल अपने हाथ में लेकर सेल्फी खींचकर मोबाइल लौटाने का काम करते हैं। अब यही शराफत यहां पर वोट साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हुई। आम वोटर से जो कनेक्ट था, जो मीठी भाषा थी, जो स्वीकार्यता थी, जो लोगों से मिलने का अंदाज था, वो बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हुआ और गैर जाट चेहरा सामने रखने का फायदा साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिला। भारतीय जनता पार्टी पहले से गैर जाट की राजनीति कर रही थी। गैर जाट वोटर्स को साधने में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गलतियां और भारतीय जनता पार्टी की अपनी कोशिशें दोनों रंग लाई। जी देवेंद्र, कांग्रेस के लिए 15 साल हो गया ये फासला सत्ता में आने का, इनेलो तो 10-20 साल, ये आंकड़ा और जोड़ लीजिए, और जेजेपी के लिए 5 साल का गैप। इस दौरान सोचने और समझने के लिए एक वक्त इन पार्टियों के लिए और इनके बड़े नेताओं के पास होगा, बड़े चेहरों के पास होगा। किस तरह की रणनीति क्षेत्रीय पार्टियों की, खासकर इनेलो की और जेजेपी की और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की खुद की राजनीति की रहने वाली है, होनी चाहिए? देखिए पंकज, कहते हैं ना कि आदमी ठोकर खाकर सीखता है। कांग्रेस को जो ये ठोकर ऐन वक्त पे लगी है, मतलब वो तो तैयारी कर रहे थे भूपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस के लोग 5-7 दिन पहले लोगों को ये कहना शुरू कर दे कि हमारी सरकार आ रही है, और कहीं कहीं इस तरह की चीजें भी आई सामने कि हमें वोट नहीं देगी तो हमारी सरकार है, हम देखेंगे। इस तरह का प्रचार हुआ, इस तरह का प्रचार किया गया बाकायदा मार्केट में। किसका आइडिया था पीछे, कौन स्टीयर अप कर रहा था इस मामले को, तो मतलब कांग्रेस ये मान बैठी थी। अति आत्मविश्वास भी था। दरअसल लोकसभा में जो कुछ हुआ उसको आधार मान लिया, उन्होंने मान लिया कि हाँ बीजेपी से छुटकारा चाहते हैं लोग, बीजेपी को हराना चाहते हैं, बीजेपी को मजा चखाना चाहते हैं, इस तरह की चीजें। मतलब कांग्रेस वाले ये थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस के साथ मेरे को लगता है, और जिस तरीके दीपेंद्र हुड्डा ने पूरा चुनाव अपने कंधों पर लिया। हालांकि लास्ट दिनों में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी 4 दिन के लिए आए थे, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री 4 जनसभाएं कर गए, अमित शाह 3 बार, योगी आदित्यनाथ, उनका जो भाषण था लोगों के दिल में कि उन्होंने जो कहा था उसकी बड़ी चर्चा है आज भी। जब रिजल्ट आए, अभी 8-10 दिन हो गए हैं, कि उन्होंने कहा था बटोगे तो कटोगे, उसकी चर्चा लोगों में है। मतलब ये चीजें जो थी, जाट नॉन जाट वाला अंदर खाते जो सारा खेल हुआ, उसके बाद ये हुआ कि कांग्रेस के जो चुनाव लड़ रहे थे मैदान में, जीतने की उम्मीद थी। पानीपत जिले की बात बता रहा हूं, पहली दफा 4 की 4 सीटें बीजेपी ने जीती, और समालका जैसी सीट हरियाणा बनने से आज तक 58 साल हो गए, वहां कभी कमल नहीं खिला, वहां भी कमल खिला। दरअसल कुछ तो उपाय बीजेपी ने किए, कुछ कांग्रेस की कमियां रही, या जो दुष्प्रचार प्रोपेगेंडा हुआ कांग्रेस के खिलाफ, वो सारी चीजों को मिला दे तो एक अप्रत्याशित नतीजा जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, वो सब सामने आया है। सवाल और अब जेजेपी और इनेलो को लेकर महेश में आपके पास बुलंद है। ठीक है, एक महेश आपके पास आ रहा है। इनेलो और जेजेपी को क्या करना चाहिए ऐसा कि जिससे कि उनकी मौजूदगी फिर से दिख पाए हरियाणा की जमीन पर, छोटे शब्दों में? देखिए, मुझे लगता है कि जननायक जनता पार्टी और सबसे पहले जननायक जनता पार्टी दुष्यंत चौटाला, पूरे दुष्यंत चौटाला के परिवार, नैना चौटाला, इसके अलावा डॉक्टर अजय चौटाला को हरियाणा के वोटर से माफी मांगने का काम करना चाहिए। मैं माफी शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि जेजेपी का जो कोर वोटर था उसमें काफी ज्यादा गुस्सा इसी बात को लेकर था। जब किसान आंदोलन चल रहा था, यहां बीजेपी की सरकार चलाने का काम दुष्यंत चौटाला ने किया था, और अजय चौटाला ये कह रहे थे कि ये बीमारी कहां से आ गई, और किसानों को बीमारी शब्द से संबोधित यहां पर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की तरफ से किया गया था। और जहां तक इंडियन नेशनल लोकदल की बात है, देखिए सिर्फ जाट से काम नहीं चलेगा, गैर जाट वोटर्स को साधने का काम अब इंडियन नेशनल लोकदल को भी करना होगा, जेजेपी को भी करना होगा, क्योंकि अब अगर जातिगत ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल इस वक्त सामने खड़ा है। अगर वो कोशिश हुई तो फिर उसका रिवर्स रिएक्शन भी होगा, जिसका फायदा इस बार बीजेपी को मिला है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए। सवाल बीजेपी कांग्रेस को लेकर होते रहे, लेकिन आज खतरे में इंडियन नेशनल लोकदल है। कभी जो हरियाणा में जिसका दबदबा रहा, सरकार जिसने चलाई, लेकिन अब उसके सिंबल तक पर सवाल उठने लगे हैं। क्या वो सिंबल छिन जाएगा या फिर आने वाले चुनाव में कुछ और देखने को मिलेगा? जेजेपी हालांकि बहुत नई नवेली पार्टी, जितनी जल्दी इसने ग्रोथ की उतनी जल्दी ये आसमान से नीचे जमीन पर भी आती दिखाई दी।
एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द वापस आ रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।